आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें समझने वाली ये है कि न्यूक्लियस को अगर हम देखने चले तो इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा दैट इज़ एटम। एटम मैंने आप लोगों को समझाया था कि अकॉर्डिंग टू ऑल द मैथोलॉजीज़ ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि दुनिया में सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी एक चीज़ से मिलकर बनी है। पहले ये माना गया कि वो जो एक चीज़ है वो एटम है, लेकिन जब उस एटम के बारे में पता किया गया तो एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब एटम को हम लोगों ने देखा तो एटम के बीच में यानी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होल्ड करती हैं और इसके अलावा इन इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिलहाल हमारा चैप्टर एटम नहीं है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को अगर अंदर देखना है तो न्यूक्लियस के अंदर हमको दो चीज़ दिखे। पहला न्यूट्रॉन दिखा, दूसरा प्रोटॉन दिखा। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज़ करें नेक्स्ट, अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आप बना लें, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। इस तरीके से कुछ आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बना लें। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके पॉजिटिव इन नेचर हैं, ठीक है। मान लो ये आपका पॉजिटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर, और साथ ही में इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं जो कि न्यूट्रल हैं। लेकिन बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इन नेचर हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर के जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी के थ्रू जानते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द लाया गया तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, जिससे कि इनकी डिस्टेंसेस पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। यहाँ पे हम जब देखने की कोशिश किए तो पता ये चला स्टडी करने के बाद कि पहले इन प्लस और प्लस के बीच की जो डिस्टेंसेस थी अभी भी वो प्लस और प्लस की डिस्टेंसेस उतनी ही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या है? तो यह तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा के दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यह कोशिश करने के बाद ही कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कंफर्म यहाँ पे कोई और एक दूसरा फोर्स है जो इनको क्या करता है, रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं पे एक नई तरीके का आप लोगों का जनरेशन हुआ था फोर्स का, जिसको कहा गया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी वो एक दूसरे को रिपल करने के बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते, जो ये हमको साइन आउट करके बताता है कि इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट होता है। दैट पर्टिकुलर फोर्स इज सेड टू बी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो वही न्यूक्लियर फोर्स को हम दो पार्ट में बांटे, दैट इज वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और वहाँ पे एक अलग तरीके का फोर्स होता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स में वो डिवाइडेड होता है। तो ये दो पार्टों में टूटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनके अंदर एक तरीके का फोर्स बचा। अच्छा, फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ न कुछ वर्क कर सकता होगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और अगर वो वर्क कर सकता है इसका मतलब उसके पास अपनी एक एनर्जी होगी। तो वो जो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। इस न्यूक्लियर एनर्जी को हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने एक टास्क आया कि जो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन की अब बात कर रहे हैं, जिस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अब बात कर रहे हैं उनका मास हम कैसे डिसाइड करेंगे और उससे रिलेटेड हम आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो एक यूनिट मेंशन की गई, दैट इज AMU, ठीक है ना, AMU मतलब क्या होता है, A फॉर होता है एटॉमिक, ठीक है ना, M फॉर होता है मॉलिक्यूलर यूनिट, ठीक है ना। M फॉर एटॉमिक मॉलिक्यूलर नहीं होता, एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री में इसको कई बार पढ़े होंगे, तो उसी के पार्ट को हम पढ़ने चलते हैं। तो एक AMU के बारे में अगर हम बात करने चलें, तो एक AMU किसके बराबर होता है, वो होता है 1.66 × 10⁻⁻27
किलोग्राम। इसके बराबर होता है आपका एक AMU, ठीक है ना। 1 AMU की ये वैल्यू होती है 10⁻⁻27। ये आप लोगों के 1 AMU की वैल्यू होती है। अच्छा, इसको हम निकाले कैसे हैं, तो ये आप लोग देखने चलिए। तो मैं आपको बताता हूँ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। ये एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया था, उन्होंने कार्बन के लिए दिया था कि कार्बन में अगर आप 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स देखना चाहते हैं तो आपको 12 ग्राम का कम से कम पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक समझ में हमको बात आ गई कि 12 ग्राम अगर हम कार्बन लें तो उसके पास जो संख्या होगी वो जो नंबर्स होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या जो भी हमने सपोज किया है एटम से रिलेटेड, वो उसके संख्या 12 ग्राम के बराबर होगी। तो 1 ग्राम के बराबर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के बराबर क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल के लिए आप लोग क्या इसको कैलकुलेट करने चले तो एक के लिए देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 के लिए तो 12 ग्राम था, तो 1 के लिए कितना होगा, तो 1 के लिए इट्स ऑब्वियस दैट कि 12 अपॉन आप लोगों का 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। अच्छा, ये तो केवल उसका आया जिसमें केवल एक एटम की बात कर रहे हैं, और उस एटम में भी 12 पार्ट होते हैं, यानी कि उसका एटॉमिक मास 12 होता है, आप जानते हैं। तो हमको यहाँ पे जो डिवीज़न करना पड़ेगा वो एक पार्ट में जो हमने डिवीज़न किया है उसमें प्लस यहाँ पे ये इसमें साथ में इंटू करके आपको एक और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 12 होती है। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना है 12 से इंक्लूड करके मल्टीप्लिकेशन आप लोग और करते हैं। अच्छा, जब इसी को वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके घर पे देखिएगा, वो 1 AMU की वैल्यू जो आती है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर आ जाती है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि इसकी इतनी वैल्यू होती है, कहाँ से आती है, ये चीज़ मैं भी आपको समझा रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमको ये समझ में आना चाहिए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए एज सच। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1.0086 AMU, ठीक है ना। ये आप याद कर लेंगे, ढंग से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.0086 AMU होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.0073 AMU, ठीक है। ये होता है मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू होती है। ठीक इसी तरीके से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है AMU के टर्म में, तो AMU के टर्म में होती है 0.00055, ठीक है, AMU। ये होती है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ये तीनों वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि देयर इज़ ऑल्सो एनर्जी इज़ काउंटेड देयर, तो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है ये हम कैलकुलेट करने चलते हैं। तो एनर्जी का हमारे पास जो डाटा है वो जूल में है, हम जूल में एनर्जी जानते हैं, लेकिन जूल की एनर्जी बड़ी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी तो किसी न्यूक्लियस के पास होती नहीं है। तो वो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर आप लोगों का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट किया जाता है। अच्छा, तो अगर ये काउंट किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से रिलेशन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। ये आप लोगों का रिजल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अच्छा, ये कैसे आया, ये भी अगर हम समझने के लिए आगे बढ़ें तो हम आपको बताते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, इधर इज सर्टेन एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी
यहाँ पे आप किसी चार्ज के लिए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो किसी चार्ज के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अच्छा, Q इंटू वी की अगर आप बात करें तो Q की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यानी वोल्टेज की वैल्यू क्या ले लें, पोटेंशियल डिफरेंस 1 ले लें, तो जो रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा वो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप लोगों को एनर्जी जूल में कैलकुलेट करनी है तो ये रिजल्ट आपका आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपके साथ इंक्लूड की जाती है, दैट इज़ मास एनर्जी रिलेशन। यानी कि आपको पता है आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा क्या कि किसी भी मास को आप एनर्जी का रूप दे सकते हैं, मास को आप एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने दिया था, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ही फेमस फार्मूला है जिसको आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप कोशिश करें किसी एक AMU को कन्वर्ट करने के लिए, सोचिए एक AMU कितना छोटा है, किसी एक AMU में कितना मास होता है आपको अभी पता चला, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है, इसके पास मास होता है। और इंटू आप जानते हैं C का स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या करेंगे आप, स्पीड ऑफ लाइट का आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो आप लोगों को डाटा समझ में आएगा वो क्या डाटा आप लोगों को समझ में आएगा, तो 9 इंटू 10⁻16 आएगा। दोनों का स्क्वायर करके आप देख लेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप लोगों ने अभी यह निकाला है, इसमें अगर आप 1.66 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि किसी एक के अंदर जो एनर्जी होती है उससे डिवाइड कर दें, तो जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आपका किस में आता है, वो देखिए, वो रिज़ल्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी अगर 10⁻6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आपका आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इसको हम कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास डाटा आया वो आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों का रिजल्टेंट आता है जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट में क्या होता है, तो ये आप लोगों का पार्ट रहा 931.5 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इसको एज सच आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है।